और किसी चीज को तोड़ने में जिनको मजा आता है वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। लास्ट तक तुमने लेक्चर नंबर 54 पढ़ा। आज की डेट लगाओ 7/9। लेक्चर नंबर 55 55। एक कोट है, हैव नो फियर ऑफ परफेक्शन, क्योंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं। नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो चीजें तुम्हें डराती हैं उनको समझने की जरूरत है। भूत से भी डरने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। जिस दिन तुम समझ जाओगे डर खत्म हो जाएगा। पढ़ाई में जो जो टॉपिक तुमको डराते हैं, जिस दिन तुम उनको समझ जाओगे डर खत्म हो जाएगा। लास्ट टेस्ट पे बोर की थ्योरी पढ़ी थी हमने, लिखोगे स्टार मार्क करके हेडिंग 2 नंबर में। Explanation for second postulate of Bohr. Explanation for second postulate of Bohr was given by D. Broglie. Explanation for second postulate of Bohr was given by D. Broglie. D. Broglie ने explain किया या prove किया कैसे एंगुलर मोमेंटम यानी mvr nh/2π के बराबर होता है, वो प्रूव किया। तो हमें ये 2 नंबर में 4-5 लाइन में बताना है। तुम लिखोगे इसमें डैश लगाकर, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द ऑर्बिट्स correspond to ऑर्बिट्स। कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जिनमें चक्कर लगा रहा है। correspond to circular standing waves, circular standing waves in which, अभी समझा रहा हूं स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, याद दिलाऊंगा तुमको। in which the circumference of the orbit, circumference बनेगी 2πr अगर रेडियस आ रहे तो, in which the circumference of the orbit equals whole number of wavelengths, equals whole number of wavelengths। इसको ऐसा समझो, स्टेशनरी वेव्स तुमने 11th क्लास में पढ़ा था। एक मेरे पास तार है जो इधर से भी फिक्स है, इधर से भी फिक्स है, जैसे सितार में होता है। बीच में से प्लग किया, एनर्जी प्रोपेगेट करेगी, वेव जाएगी उधर भी इधर भी, रिजिड एंड पे टकराएगी, वापस लौटेगी, सुपर इंपोज होगी। अपोजिट डायरेक्शन से अगर जब 2 वेव्स मिलती हैं तो मीडियम लूप्स में डिवाइड हो जाता है, एनर्जी का प्रोपेगेशन बंद हो जाता है, नोड और एंटी नोड बन जाते हैं। इस तरह की वेव को बोलते हैं हम स्टेशनरी वेव। इसमें सिर्फ वही वेवफॉर्म सर्वाइव करते हैं या बचते हैं। कौन से वेवफॉर्म? जिनमें पूरी पूरी वेवलेंथ आ जाती, उतनी लेंथ में पूरा पूरा लैम्डा है तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आ रहे होंगे, वो वाले बचेंगे। बाकी सब पार्शियली आ रहे होंगे, फ्रैक्शन में आ रहे होंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो डी ब्रोगली ने लॉजिक दिया कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ हम एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं, ड्यूअल नेचर। तो जब तुम इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट कर सकते हो तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो वेव भी होगी। पर कौन सी वेव्स बचेंगी? स्टेशनरी वेव की तरह वहां पर वेव बनेगी, स्टैटिक वेव की तरह सिर्फ वो वेव सर्वाइव करेंगी जिनका लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा सर्कमफरेंस के बराबर हो, जैसे कि तुमने लिखा। इसको समझेंगे, पहले लैंग्वेज में लिखो, दैट इज, ये जो डार्क में लिखा हुआ है 2πr इक्वल टू n लैम्डा। एक बार मैं लिंक ब्रेक कर रहा हूँ, धुआं आ रहा है बाहर से।
थोड़ी देर बंद करते हैं, इसको वापस चलाएंगे। 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा, रेफरेंस साइड में n इक्वल टू 1 2 3। अगली स्टेप में क्या करो, वहीं पर r के नीचे n लगा दो सबस्क्रिप्ट में, क्योंकि हम जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। बट लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, डी ब्रोगली ने बताया था, जो उसका एक्सप्रेशन है h अपॉन p, तो लिख सकते हैं h अपॉन mv। v के नीचे सबस्क्रिप्ट n लगा दो, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, यहाँ लैम्डा की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी ऊपर, तो वी में राइट 2 पाई r n इक्वल टू nh अपॉन mv, एंड द फाइनल स्टेप mv को उधर ले जाओ, 2 पाई को नीचे ले आओ, हेंस प्रूव। यह है एंगुलर मोमेंटम mvr, वो बराबर हो गया h अपॉन 2 पाई का। सपोर्ट में तुमको एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने का लॉजिकल सीक्वेंस समझ लो, बोर्ड पे मैं बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहले एक डॉटेड सर्कल बनाओ, इसमें 4 पॉइंट मार्क करो, टॉप बॉटम बोथ साइड्स। हर 2 पॉइंट के बीच में सेंटर में एक पॉइंट और मार्क करो, इस तरह से। अब तुम वेव फॉर्म बनाओ, एक वेव स्टार्ट करो टॉप से, इसको घुमा के ले जाओ, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ। अगर रिफ्लेक्ट होकर कोई दूसरी वेव आ रही है तो मीडियम लूप में डिवाइड होगा। स्टेशनरी वेव अगर बनती है तो दूसरा वेव फॉर्म तुम डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो, फॉर्म से भी कुछ इस तरह का होगा, जिसमें एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलाकर कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का गैप वेवलेंथ लैम्डा के बराबर होगा। इसके सेंटर पर न्यूक्लियस दिखाओगे और रेडियस ऑर्बिट की r। ये डायग्राम बनाना है, लॉजिकल सीक्वेंस। तो पर्टिकुलर इस डायग्राम में कितने लैम्डा आ रहे हैं, 1 2 3 4। चार जरूरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम 3 भी दिखा सकते हो, तो सिमेट्रिकल बनाना आसानी से 4 बना दिया, 5 भी दिखा सकते हो, पर 3.5 पॉसिबल नहीं है, 2.5 पॉसिबल नहीं है। वो सर्वाइव ही नहीं करेगी, सिर्फ वही सर्वाइव करेंगी जिसमें पूरे पूरे लैम्डा आ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियर पढ़ना हमको। न्यूक्लियर के बारे में मैंने तुम्हें एक रेफरेंस दिया था, फुटबॉल का मैदान अगर एटम के साइज का है तो उसमें पड़ी हुई फुटबॉल पर बैठी हुई मक्खी न्यूक्लियस के साइज की है। एनसीईआरटी में एक और रेफरेंस दिया हुआ है, अगर तुम एटम को क्लासरूम के बराबर मान लो तो अगर मेरे हाथ में एक ऑल पिन है तो उस ऑल पिन का जो हेड है, पिन हेड, वो न्यूक्लियस के बराबर है। अनदर रेफरेंस। सिलेबस लिखो, सिलेबस में फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, इस संडे को भी क्लासेस 7 से 9 क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लास तो सुबह होगी, 7 बजे। परेशानी क्या है? कितने लोग का एग्जाम है, हाथ को करो। कितने लोग का एग्जाम है वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? बहुत ही कम लोग, 3 या 4 रिकॉर्डिंग देख लेना। उसमें मैं क्वेश्चंस करूंगा जो 2015 और 16 में आए। एटम्स के भी न्यूक्लियर के भी लिखोगे। कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसमें डिटेल पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस के साइज की बात करेंगे, यानी उसकी रेडियस r इक्वल टू r0 1/3। रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। इसमें अल्फा और बीटा तो पार्टिकल्स होते हैं, गामा होती है रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज।
रेडियोएक्टिव डीके लॉ, तो जो डीके होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, n इक्वल टू m0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t। फॉर्मूला डिराइव करना है आपको। मास एनर्जी रिलेशन, किस तरह से मास और एनर्जी आपस में रिलेटेड है, क्योंकि तुम्हें पता है ना तो अकेले मास कंजर्व्ड है ना अकेले एनर्जी कंजर्व्ड है, दोनों मिलाकर कंजर्व्ड है। और आइंस्टीन ने रिलेशन दिया था E इक्वल टू mc²। मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में बदल सकते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है पढ़ोगे, जब न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस का टोटल मास तो ज्यादा होता है, न्यूक्लियस का मास कम होता है, यानी कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाता है। उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो लिखोगे नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो स्क्रीन पे दिख रहा है, सब लिखना है तुम्हें सिलेबस में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर। वेरिएशन विद मास नंबर को अंडरलाइन करके आई लिख दो, इंपॉर्टेंट। तुम्हें जो मार्किंग थी उसमें भी है वो आई, नोट्स में भी लिखवा रहा हूं। चाहे तुम्हारा कोई भी बोर्ड हो, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इस चैप्टर में यही सवाल है। ये ग्राफ है जिसमें हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस तरह से चेंज होती है मास नंबर के साथ, वो रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनली न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन में बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, फ्यूजन में छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं, फ्यूज होते हैं। फ्यूज होना मतलब मिलना। डैश नोटेशन में लिखना स्टार्ट करोगे, एक डैश लगाओगे, पॉइंट लिखोगे। An atom has a nucleus. An atom has a nucleus in which 99.9% mass of the atom, in which 99.9% mass of the atom is concentrated, यानी ऑलमोस्ट सारा का सारा मास इसी के अंदर। इसी में कंटिन्यू करोगे, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो न्यूक्लियस होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट्स रेडियस इज smaller than that of atom and its radius is smaller than that of atom by a factor 10 to the power 4, by a factor 10 की पावर 4, क्योंकि तुम्हें पता है एटम का साइज 10 की पावर -10, न्यूक्लियस का 10 की पावर -15। तो वैसे तो 5 आता है, पर वो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच है हम 10 की पावर 4 लेते थे। 5 लिखोगे तो भी ओके। अगला डैश, जब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक लेवल पे जाके तो मासेस बहुत कम होते हैं, डिस्टेंसेस भी बहुत कम होती है। डिस्टेंसेस फर्मी में चले जाती है, एंगस्ट्रॉम में, फर्मी में। मासेस चले जाते हैं एटॉमिक मास यूनिट, पहले बोलते थे AMU, अब बोलते हैं U, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो तुम लिखोगे ऑन द एटॉमिक स्केल, on the atomic scale mass is measured in U, mass is measured in U, U को inverted comma में बंद कर दोगे, which is defined as 1/12th part of mass of C12 atom, which is defined as 1/12th part of mass of 1/12th part of mass of C12 atom। जो ऑर्डिनरी कार्बन है C12 कहते हैं उसको, रेडियो एक्टिव कार्बन होता है C14। ये जो 12 है इसका एटॉमिक नंबर है, तो अगर इसके मास का 1/12 पार्ट लेंगे तो होगा 1U। कितना होगा तुम लिख सकते हो,
1u इक्वल टू 1.66, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक काफी है, यानी पीछे का 0563 नहीं रिक्वायर्ड। 1u इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम kg। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मुझे एक एटम का मास चाहिए C12 का, मैं अवोगाद्रो कंसेप्ट लगाऊंगा। मुझे पता है अगर मैंने 12 ग्राम लिया तो 12 ग्राम में कितने एटम होंगे? 6.023 10 की पावर 23। तो 6.023 टू 10 की पावर 23 का मास है 12 ग्राम। तो एक का मास मिलने के बाद डिवाइडेड बाय 12। तो आगे कैलकुलेशन दिखा दो। 1u इक्वल टू मास ऑफ 1 C12 एटम डिवाइडेड बाय 12, और वो मास इतना आता है 1.99। चाहो तो 2 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। जब भी तुम डेटा लिख रहे हो इन्वॉल्व होके लिखो, ये तुम्हें रट जाना चाहिए। 1.66 10 की पावर माइनस 27 kg, 1u इतना होता है। साथ में महसूस करो प्रोटॉन का मास इतना ही होता है एग्जैक्टली, जबकि न्यूट्रॉन का मास इससे भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये 1.66 है तो हो जाएगा 1.67, थोड़ा सा ज्यादा। तो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम मानते हैं 1u। सिर्फ समझना है। सवाल ये उठता है कि जब एक प्रोटॉन का मास 1u, एक न्यूट्रॉन का मास भी 1u, तो न्यूक्लियस का मास और इवन पूरे एटम का मास फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पर हम देखते हैं एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में है। तो उसका रीजन है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट एलिमेंट्स आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स उसको बोलते हैं जिनका एलिमेंट ऐसे मतलब ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इज डिफरेंट, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तो बोलते हैं आइसोटोप। The atomic mass of an element is a weighted average। हम क्या करते हैं फिर एटॉमिक मास निकालने के लिए? weighted average। ये क्या होता है weighted average? जो उनकी relative abundances है कि कितनी मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं relative abundances और फिर एवरेज लेते हैं। तो उसका तरीका ये एग्जांपल सिर्फ तुम्हें सुनना है, समझना है। क्लोरीन 2 आइसोटोप हैं, एक का मास 34.98, एक का 36.98 U। रिलेटिव अबंडेंसेस 75.4 एंड 24.6। तो अगर मुझे क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालना है तो इसकी 34.98 वाले की रिलेटिव अबंडेंस 75.4 इससे मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे वाले को दूसरे की रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइडेड बाय 100, इसलिए ये फ्रैक्शन में आ रहा है 35.47। एक रफ आइडिया होना चाहिए तुमको ऐसा। इसमें अगला डैश लगाओ, देखो जेम्स चैडविक जिसने न्यूट्रॉन की खोज की, तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे है उसका डिस्क्रिप्शन है। जेम्स चैडविक ऑब्जर्व emission of neutral radiation, emission of neutral radiation when beryllium nuclei were bombarded with alpha particles. This neutral radiation consists of neutrons, उन्हीं से बना है। बाद में डिटेक्ट हुआ कि नई तरह का पार्टिकल न्यूट्रॉन है। This neutral radiation consists of neutrons having mass, न्यूट्रॉन्स हैविंग मास, इसका मास लिख दोगे, U में भी लिखोगे
1.00866 U, और केजी में सिर्फ डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लिखोगे 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और क्लियर कट तुम्हें क्लियर होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भारी है, उसे कहां पर क्या फर्क पड़ता है लिखोगे अगला डैश लगाकर। नेक्स्ट अगला डैश, ए फ्री न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बाउंड नहीं, बाहर है, फ्री। अनलाइक ए फ्री प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन भी बाहर है तो फ्री न्यूट्रॉन फ्री प्रोटॉन की तरह बिहेव नहीं करता। फ्री प्रोटॉन तो स्टेबल होता है, पर न्यूट्रॉन कैसा होता है? अनस्टेबल। देखोगे अनलाइक ए फ्री प्रोटॉन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा तो इसका डीके हो जाएगा। First of it decays into a proton, an electron and an antineutrino। वहां ए लिखा है पर तुम जानते हो AEIOU में N आता है, तो यहाँ आएगा N and an antineutrino। ब्रैकेट वाली क्वांटिटी नहीं लिखनी है तुमको। and has a mean life of 1000 सेकेंड। 1000 सेकेंड के बाद न्यूट्रॉन नहीं बचेगा, मीन लाइफ। तो हाफ लाइफ कितनी होगी? 12 सेकेंड है, हाफ लाइफ 12 सेकेंड। उसका क्या मतलब है? अगर तुम्हारी जेब में अभी 1000 न्यूट्रॉन है तो 12 सेकेंड बाद कितने रह जाएंगे? 500 रह जाएंगे। ये भी लिखोगे न्यूट्रॉन इज स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। वहां डीके नहीं होगा, न्यूक्लियस के अंदर है तो डीके नहीं होगा, न्यूक्लियस के बाहर आ गया तो डीके होगा। कैसे होता है? रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक बार यहां लिख रहा हूं मैं, एक बार आगे रिपीट करूंगा। ये पॉली ने बताया था कि अगर एक न्यूट्रॉन जिसका सिंबल ये होगा क्योंकि न्यूट्रल है, चार्ज 0 मास 1, इसका डीके हो रहा है, प्रोटॉन बना। चार्ज कंजर्वेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्लस, जैसा वहां लिखा है न्यू बनाकर, अगर ऊपर बार लगा दो इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एनर्जी पार्टिकल। अगर बार नहीं लगाए तो बोलते हैं न्यूट्रिनो। साथ में एनर्जी निकलती है, तुम देख रहे हो इसका जो मास है वो ज्यादा है, इसका मास कम है, इसका मास मिला लो तब भी उसके बराबर नहीं बनता। तो यहाँ पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उस एनर्जी की शेयरिंग इन दोनों के बीच होती है इन ऑल रेशियोज। ये ज्यादा ले जाता है तो इसके पास कम रह जाएंगे, ज्यादा ले जाता है इसके पास कम रह जाएंगे। तो सभी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि न्यूक्लियस के अंदर बीटा कैसे निकलता है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, बीटा पार्टिकल इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन। जब अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तो न्यूक्लियस के अंदर से बीटा कैसे निकलता है? वो ऐसे निकलता है, प्लस क्यू। क्यू इज एनर्जी। जब एसी पढ़ रहे थे तो क्यू था क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा था शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को। एटॉमिक फिजिक्स में क्यू का मतलब है हीट, जो हीट इवॉल्व होगी, जिसकी शेयरिंग होगी। ये रिएक्शन नेचुरल है, न्यूक्लियस के बाहर भी होती है। और एक दूसरा रिएक्शन, अगर प्रोटॉन ब्रेक होता है तो ये न्यूक्लियस के बाहर नहीं होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही पॉसिबल है। न्यूट्रॉन बनेगा इससे। वो जो न्यूट्रॉन बनेगा, अब यहाँ पे परेशानी है कि इसका मास तो कम है, इसका मास ज्यादा है, तो कैसे होगा? तो न्यूक्लियस के अंदर होने से क्या होता है? कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मास में, बहुत कम, रेयरली ये रिएक्शन देखने को मिलती है। बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल याद करो। जब तुम साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे थे तो उसके एक लिमिटेशन में लिखा था तुमने कि साइक्लोट्रॉन से हम हल्के लाइट वेट पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इनको एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हल्के होने की वजह से बहुत हाई स्पीड गेन कर लेते हैं कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, और इनका मास चेंज होने लगता है जिससे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है।
2 पाई m अपॉन क्यू बी का रिवर्स, 2 पाई m अपॉन क्यू बी इस टाइम पे साथ में निकलता है न्यूट्रिनो प्लस हीट। ऊपर वाली रिएक्शन नेचुरल है या अननेचुरल है, ये नहीं होगी वो होगी। अगला डैश, द एटॉमिक नंबर Z, Z से दिखाते हैं। द एटॉमिक नंबर Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus, comma, the mass number capital A, the mass number capital A is the total number of protons and neutrons. That is, जैसा लिखा हुआ है A equal to Z plus N, total number of protons plus neutrons या protons and neutrons, A equal to Z plus N, where N is number of neutrons. अगला डैश कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? In nuclear species or a nuclei, a nuclear species or a nuclei is represented as, इसको रिप्रेजेंट करते हैं x, नीचे z ऊपर है, तो यहां पर x क्या है? केमिकल सिंबल है उस स्पीशीज का, वो लिखने की जरूरत नहीं। जो ये एक नोटेशन है, इसकी बजाय अगर हम ऐसे लिखें तो भी सही है, अगर हम ऐसे लिखें तो भी सही है। हमेशा जो नीचे वाली क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा वो होगा एटॉमिक नंबर, जो ऊपर वाली क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। किसी स्पेशल सिचुएशन में ये दोनों बराबर हो सकते हैं, जैसे 1h1, पर किसी भी सिचुएशन में Z A से कम नहीं हो सकता है। ओके, तो ये रिएक्शन देना जरूरी है, किसी भी सिचुएशन में A Z से कम नहीं हो सकता। रिएक्शन देने का मतलब तुम जिंदा हो, इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट, अगला डैश, न्यूक्लियाइड्स with the same atomic number Z की डेफिनेशन आइसोटोप की, न्यूक्लियाइड्स with the same atomic number Z but different न्यूट्रॉन नंबर है। डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर की जगह हम डिफरेंट मास नंबर भी कहें तो सही है, दोनों वैलिड है। डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर है आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप को अंडरलाइन कर दो। फिजिक्स में तुम्हें सिर्फ 3 ही पढ़ने, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। केमिस्ट्री में और बहुत सारे आ जाएंगे, आइसोडाइपर, आइसोमर। एग्जांपल लिख लो, तुम्हें आइसोटोप को पहचानना आना चाहिए। 1H1, 1H2, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 1H3, एक होता है H2O, एक होता है D2O। D2O कहते हैं भारी पानी, हैवी वाटर। तुमने सुना हो कोटा में जब आए तुम बोलते कोटा का पानी भारी है, तो क्या कोटा के पानी D2O है? अगर ऐसा होता तो बहुत कॉस्ट मिलती थी, कीमत बढ़ जाती मार्केट में। न्यूक्लियर रिएक्टर में तो D2O चाहिए हमको, तो एक्चुअल में D2O नहीं है, भारी तो है। भारी इसलिए कि मिनरल्स बहुत खुले हुए हैं, इसीलिए क्या होता है वो मिनरल्स अंदर जाकर इकट्ठे होकर स्टोन क्रिएट करते हैं, पथरी हो जाती है। पथरी की शिकायत हो जाती है, कोटा में बहुत ज्यादा होती है पथरी की शिकायत और सांस की बीमारियां, तो इसलिए कोटा में कचौरी का प्रचलन ज्यादा है।
कि आदमी कचौरी खाएगा, मिर्ची लगेगी तो पानी ज्यादा पिएगा तो जमा नहीं हो पाएगा, वो फ्लश आउट होता रहेगा। मतलब मैंने जो तुम्हें बात बताई वो फैक्ट है, हर जगह ऐसा है, इसलिए कुछ विशेष होता है वो ऐसे होता है। नेक्स्ट लिखोगे न्यूक्लियाइड्स with the same A, जिनका मास नंबर सेम है, और आइसोबार्स, याद रखने का आसान सा तरीका है, जिनका भार बराबर है तो वो आइसोबार। आइसो वर्ड का मीनिंग होता है सिमिलर। अगर तुम्हें याद आ रही हो, तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैग्नेटिज्म में आइसोक्लिनिक, एक्लिनिक, आइसोगोनिक, एगोनिक लाइंस। तो आइसोक्लिनिक लाइन वो होती हैं मैग्नेटिक मैप पर जो ऐसी प्लेसेस को जोड़ती हैं जहां पर एंगल ऑफ डेप्थ सेम है। आइसोगोनिक वो लाइंस होती हैं जो ऐसी प्लेसेस को जोड़ती हैं जहां पर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन सेम है। याद रखने का तरीका भी बताया था, आइसोगोनिक में Cl नहीं आ रहा तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को लिंक करेगी। आइसोक्लिनिक में Cl आ रहा है जो डिक्लाइनेशन की स्पेलिंग में मौजूद है, तो आइसोक्लिनिक एंगल ऑफ डेप्थ को रिप्रेजेंट करेगी। तो आइसो मतलब सेम, ऐसा आइसोमर होता है। तो चीजों को लिंक करके पढ़ोगे, याद रह जाएगी। कंटिन्यू कर दो, बाकी भी लिख दो। एंड दोज विद सेम n आर आइसोटोप्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उनको बोलेंगे आइसोटोप। सेम n का मतलब a - z सेम है तो बोलेंगे आइसोटोप। अगला डैश लगा के लिखोगे, डैश नहीं लगाना, स्टार मार्क करके लिखो। एलिमेंट गोल्ड हैज 32 आइसोटोप्स। कितने बच्चों को ये बात अभी तक नहीं पता थी, हाथ ऊपर करो। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अनोखी बात है। अब एक बार सुन ली, अब कभी जिंदगी भर भूल नहीं सकते। सोने के 32 आइसोटोप हैं। जब तुम कोई गहना खरीदो, ऑर्नामेंट या सोने की कोई चीज खरीदो, उससे पूछना भाई कौन सा आइसोटोप डाला तुमने बनाने में। एक 173 से 204। हमने जो लिखा था वो 196, 79 196, और वो भी एनसीईआरटी में तो 197 दिया हुआ है। ये पहला पॉइंट लिखोगे, ये आइसोटोप है इतने सारे गोल्ड के। दूसरा स्टार मार्क करोगे, यानी इन सबका Z तो 79 है पर A चेंज है, A अलग अलग है। न्यूक्लियाइड्स 1s3 and He23 आर आइसोबार्स। आइसोबार कैसे, ऊपर देखो 3 बार बराबर है। तो तीसरा स्टार मार्क करके लिखोगे, हाइड्रोजन यानी मरकरी 8198 एंड ऑरम यानी गोल्ड 79 197 आर आइसोटोप्स। अगर तुम डिफरेंस लेते हो 197 - 79 या 198 - 80, डिफरेंस इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसलिए आइसोटोप। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तुम्हें बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स विद मास नंबर, एटॉमिक नंबर दे देते, फिर तुमसे कहते हैं इसमें से छांटो कौन से आइसोटोप है, कौन से आइसोबार है, कौन से आइसोटोन है, तो तुम छांट सकते हो। ये हो गया ना 204, सबसे भारी, सबसे ज्यादा तो ये मिलता है, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट अगला डैश, A nucleus can be considered to be spherical. न्यूक्लियस को हम स्फेरिकल मान सकते हैं, और स्फेरिकल मानेंगे तो उसकी कुछ रेडियस होगी, इसके लिए रिलेशन लिखेंगे। A nucleus can be considered to be spherical in shape and assign a radius given as, रेडियस का फॉर्मूला लिखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है इस पे, r = r0 a raised to power 1/3। तुमसे कहते हैं दो न्यूक्लियाई हैं, उनके मास नंबर है 3 and 27।
न्यूक्लियर रेडियस को कंपेयर करो, हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, पावर 1/3 चाहिए। R इक्वल टू R0 रेज़ टू पावर R0 टाइम्स A रेज़ टू पावर 1/3। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम ये पता कर पाते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है। स्टार मार्क करके लिखोगे R0 इज एम्पेरिकल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं EMPIRICAL, एम्पेरिकल कांस्टेंट इक्वल टू 1.2 फर्मी। ये जो FM है इसको फेम्टोमीटर भी पढ़ सकते हो और फर्मी भी पढ़ सकते हो, 10⁻⁻15 मीटर। कंटिन्यू करोगे उसी में, दिस इंप्लाइज दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट, दिस इंप्लाइज दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ A। तो न्यूक्लियर डेंसिटी किस ऑर्डर की होती है? 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की होती है। इसको कैलकुलेट करेंगे, बस इंडिपेंडेंट ऑफ A लिखकर एज लिखकर डैश लगा दो। अगर कोई लिख देता है तो कोई गलत नहीं है, पर मैं जो लिखा रहा हूं वो शॉर्ट एंड प्रिसाइज है। अगर तुम साउंड को फॉलो करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, इसको फॉलो करोगे तो भी फायदे में रहोगे, नुकसान कुछ नहीं। रॉ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, कैलकुलेट कर रहे हैं डेंसिटी। अगर उसका मास नंबर A है तो तुम्हें डिफरेंस करना आना चाहिए मास नंबर, एटॉमिक मास, न्यूक्लियर मास। आर दे सेम और डिफरेंट? तीनों अलग हैं, तीनों में अंतर समझ लो। कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है वो भी समझ लो। मास नंबर एक नंबर है जो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब ये न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइंडली कॉल्ड न्यूक्लियस, मिलते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, तो अब ये जो न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियस का मास नंबर सपोज 60 है, 30 प्रोटॉन मिले 30 न्यूट्रॉन मिले, मास नंबर है 60। तो अब ये जो न्यूक्लियस है उसका मास 60 से कम हो जाता है, या यूं कहूं 60 U से कम हो जाता है। कितना होना चाहिए था? एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास 1 U मान लेता हूं मैं रफली, तो 60 U होना चाहिए था, पर अब ये कंबाइंड मास 60 U से कम है। तो न्यूक्लियस का मास कम होता है किससे? मास नंबर से। ये कांसेप्ट है। फिर एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का मास शामिल हो गया। तो अगर तुम्हारे पास एटॉमिक मास दिया हुआ है और तुम्हें न्यूक्लियस का मास निकालना है तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन्स का मास सेपरेट कर दोगे। कैसे? उसका एटॉमिक नंबर देखो, जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन है। मान लो ऑक्सीजन है O816, 8 प्रोटॉन है उसमें, एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 8। अगर मुझे एटॉमिक मास पता है ऑक्सीजन का और मुझे न्यूक्लियर मास निकालना है तो क्या करूंगा? एटॉमिक मास में से 8 into 9.1 10⁻31 को सब्ट्रैक्ट करो। तो ये जो मास नंबर है A, इसको जब मैं U से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मास मिलता है U में, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में। नीचे वॉल्यूम स्फेरिकल है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। मुझे तो ऐसा यूनिट में काम करना है, U में तो काम करना नहीं है, तो ऐसा यूनिट तो किलोग्राम है। तो मैं क्या करूंगा? A into 1.66 into 10⁻⁻27 kg डिवाइडेड बाय 4/3 पाई। अभी जो फॉर्मूला तुम्हें सिखाया इसको यूज करो। R0 का तो क्यूब हो जाएगा और A की पावर जो 1/3 थी वो A रह जाएगी। A गेट कैंसल्ड, A कट गया ऊपर नीचे। बाकी जो क्वांटिटी तो तुम जानते हो कांस्टेंट है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1.2 into 10⁻⁻15। और जब मैं कैलकुलेशन करता हूं आई गॉट, मुझे मिलता है 2.29 into 10⁻17 kg per meter cube। And this data is constant for every nuclei। न्यूक्लियाई कोई सा भी हो, सिर्फ A चेंज हो रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो सभी न्यूक्लियाई की डेंसिटी कांस्टेंट है, न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी कांस्टेंट है।
और न्यूक्लियर मैटर से बनता है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी भी कांस्टेंट बहुत हाई है, 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। तुम्हें ये ऑर्डर याद रखना है। तुमसे सवाल पूछा जाता है कंपेयर करो ऑर्डिनरी मैटर की डेंसिटी यानी वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हो। वाटर की डेंसिटी है 1000, 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तुम्हें याद आ रहा होगा, कुछ टाइम पहले मैंने बताया था। ये तरीका है पढ़ाने का जो मैं फॉलो करता हूँ। जो मुझे आगे पढ़ाना होता है उसका पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जिससे तुम्हें फैमिलियरिटी, जो इन्वॉल्व है बच्चे उनको फैमिलियरिटी आएगी, जो इन्वॉल्व नहीं होते बातचीत करते बीच में उनको कोई फायदा नहीं होगा लिंक करने की टेक्निक से। एग्जांपल 13.1 सिर्फ सुनना है समझना है। तुम्हें आयरन का मास दिया हुआ है 55.85 U, ये न्यूक्लियस का मास, जबकि उसका मास नंबर 56। तो जो अभी मैंने तुमको बोला था वो वेरीफाई हो गया। मास नंबर ज्यादा है और न्यूक्लियस का मास कम है। फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। आयरन के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी निकालो, चाहे कॉपर के लिए निकालो, चाहे गोल्ड के लिए निकालो, सेम मिलने वाली है। हमने मास को कन्वर्ट किया किलोग्राम में, ये था यू में 55.85, ये यू इसके साथ यहाँ पर है मान लो। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1.66 10 की पावर -27, तो मुझे मिलता 9.27 10 की पावर -26 kg। इसको मास को ऊपर रखा, नीचे वॉल्यूम रखा, कैलकुलेशन की, व्हाट वी गेट 2.29 10 की पावर 17 kg पर मीटर कांस्टेंट। द डेंसिटी ऑफ मैटर इन न्यूट्रॉन स्टार। अगर तुम स्टार का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ोगे, एस्ट्रोफिजिक्स में जाना पड़ेगा। पहले था एक चैप्टर द यूनिवर्स के नाम से, उसमें डिटेल हुआ करती थी, बर्थ ऑफ ए स्टार, डेथ ऑफ ए स्टार, लाइफ स्पान ऑफ ए स्टार। तो उसमें न्यूट्रॉन स्टार बनता है, पल्सर बनता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, ये सब डिटेल होती है। तो इसके मैटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। एग्जांपल 13.2 तुमसे बोल रहे हैं एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम कैलकुलेट करो। अगर तुम 1 ग्राम को सीधे सीधे मास को एनर्जी में बदल दो तो वो एनर्जी कितनी होगी, आइडिया तुम्हें होना चाहिए। हमने फॉर्मूला यूज किया इक्वल टू mc²। 1 ग्राम को किलोग्राम में लिखा 10 की पावर -3 c²। आइंस्टीन का फॉर्मूला यूज किया इक्वल टू mc²। 9 × 10 की पावर 13 जूल। महसूस करके देखो ये कितनी एनर्जी है, बहुत ज्यादा है। कैसे पता चलेगा, कंपेयर कर लो। किलोवाट आवर तुम जानते हो, 1 किलोवाट आवर को जूल में निकालो, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। अगर तुम एक हीटर को 1 घंटा चलाते हो तो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर कंज्यूम होता है। ये एनर्जी उससे 10 की पावर 7 टाइम्स है। 10 की पावर 6 जूल में आ गया ना 1 किलोवाट आवर। 10 की पावर 7 टाइम्स एनर्जी है, सिर्फ 1 ग्राम से कन्वर्ट होकर मिली। तो हीटर को तुम पूरे लाइफ स्पान तक चला सकते हो, जितनी एनर्जी मिलेगी वो 1 ग्राम से मिल जाएगी। यानी मास में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जहां पे मास पिक्चर में आता है, मास कन्वर्ट होते हैं। केमिकल रिएक्शन में इतनी एनर्जी नहीं निकलेगी जितनी एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन में, जहां मास पार्टिसिपेट करेगा। डैश लगाओ, देखो ये 4 लाइन के अंदर क्वेश्चन के आंसर कवर हो रहे हैं। अभी तक आए हुए न्यूक्लियर फोर्स पर जितने भी क्वेश्चन है सबका जवाब इसी में छुपा हुआ है। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बाउंड, बंधे हुए हैं। बावजूद इसके कि प्रोटॉन को धक्का मार रहा है, रिपेल कर रहा है, फिर भी बंधे हुए हैं न्यूक्लियस में। क्यों? इन ए न्यूक्लियस बाय द शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि जो कूलम्बियन रिपल्शन है वो वीक पड़ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 100 गुना स्ट्रॉन्ग। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बाउंड इन ए न्यूक्लियस बाय द शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज उसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत स्मॉल रेंज के लिए काम करता है, एक्स्ट्रा मिनट के डिस्टेंस पर भी काम नहीं करता, नेग्लिजिबल हो जाता है। फर्मी के ऑर्डर के डिस्टेंस पे काम करता है, 10 की पावर -15। जबकि तुम जानते हो कूलम्बियन फोर्स तो इंफिनिटी तक काम करता है, लॉन्ग रेंज है। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज। द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसकी, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। न्यूट्रॉन के बीच भी उतना ही लगेगा जितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, जितना प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच।
इसको और डिटेल में वापस से पढ़ेंगे। ये भी लिखना है। नेक्स्ट अगला डैश, द न्यूक्लियर मास कैपिटल M इज ऑलवेज लेस। न्यूक्लियर मास को हमने दिखाया कैपिटल M से इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मास स्मॉल m ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फुल स्टॉप। द डिफरेंस इन मास of a nucleus and its constituents, the difference of mass of a nucleus and its constituents is called the mass defect। उसको कहते हैं mass defect। mass defect को अंडरलाइन करोगे, सिंपल बनाओगे, डेल्टा M इक्वल टू, की पूरी डिटेल आएगी। हम जानते हैं कि कितने प्रोटॉन होते हैं? Z एटॉमिक नंबर के बराबर। तो Z प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास है mp, तो सारे प्रोटॉन का मास कितना हो गया? Z टाइम्स mp। A माइनस Z के बराबर न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का मास है m सबस्क्रिप्ट n, तो A माइनस Z न्यूट्रॉन का मास हुआ A माइनस Z इंटू mn। ये तो कंस्टिट्यूएंट्स का मास हो गया। न्यूक्लियस के मास कैपिटल M को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल गया मास का डिफेक्ट। मास कम हो गया इतने अमाउंट से, ये गया कहाँ? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कंटिन्यू करो, पूरा लिखना है लास्ट तक। यूजिंग आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, यूजिंग आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, सभी को आता है इक्वल टू mc स्क्वायर। वी एक्सप्रेस दिस मास difference, we express this mass difference in terms of energy। एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे as कैपिटल E सबस्क्रिप्ट B इक्वल टू mc स्क्वायर, EB इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां EB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? EB रिप्रेजेंट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बांध के रखने वाली एनर्जी। ये वो एनर्जी जो निकल गई, अगर ये वापस दे दी जाए न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस वापस न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी को अंडरलाइन कर दोगे। बाइंडिंग एनर्जी की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो तुम्हें समझना है। बाइंडिंग एनर्जी से हम ये नहीं तय कर पाते कि न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा या कम, पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हम तय कर पाते हैं। यानी इसको बाइंडिंग एनर्जी को मैं डिवाइड कर दूं A से। A क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं A से डिवाइड कर दूं बाइंडिंग एनर्जी को, तो बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन है उससे स्टेबिलिटी तय होती है कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। जैसे तुम्हें पता है लेड के बाद सब रेडियो एक्टिव होते जाते हैं, यानी अनस्टेबल हो जाते हैं। तो वो कांसेप्ट क्या है? वो कांसेप्ट तुम समझोगे, पहले एग्जांपल देख लो, उसके बाद समझाता हूं। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 U को कन्वर्ट कर दिया तुमने सीधे किसमें? एनर्जी में। अभी 1 ग्राम को कन्वर्ट किया था, 10 की पावर 13 जूल के ऑर्डर की एनर्जी निकली थी। 1 U तो बहुत छोटा होता है, 10 की पावर -26 किलोग्राम, सॉरी -27 किलोग्राम। ग्राम में जाओगे तो -24, 3 कम हो जाएंगे, तो बहुत छोटा है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। उसके बाद में मास डिफेक्ट को भी एक्सप्रेस करना है। अगर ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं O816, तो इसका मास डिफेक्ट आपको निकालना है। मास डिफेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी भी निकालना है। तो इसे 1 U को कन्वर्ट करने के लिए हमने mc स्क्वायर यूज किया। दिस इज एन c का स्क्वायर। c की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ले ली 2.9979, वैसे 3 × 10 की पावर 8 भी ले सकते। कन्वर्ट करने पर आता है 10 की पावर -10 जूल, कम ही आना था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला इसको तो थोड़ा ठीक ठीक आया, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला, 10 की पावर 9 आया, इसमें से 9 में से 6 हटाकर उसको क्या लिख सकते हो?
31.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, तुम्हें स्टार मार्क करके पेज के हेडर पे लिखना है। क्या लिखोगे? ये लिखो, सबसे ऊपर लिखा है 1U इक्वल टू 931.5 MeV अपॉन C स्क्वायर। 1U इक्वल टू 931.5 MeV अपॉन C स्क्वायर। अब सवाल उठता है अपॉन C स्क्वायर कहां से आया? तो सिंपल सा लॉजिक है, U लेफ्ट हैंड साइड में मास को नापने की यूनिट है, MeV राइट हैंड साइड में एनर्जी को नापने की यूनिट है। दोनों यूनिट मिसमैच हो रही थी, पर जब तुम C स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये भी क्या हो गया? मास होगा। इसलिए अपॉन C स्क्वायर लगाना जरूरी है। जब भी तुम्हें कन्वर्ट करना है U को, तुम डायरेक्टली MeV में कन्वर्ट कर सकते हो, 931.5 से मल्टीप्लाई कर। अब ऑक्सीजन 816 की बात करें, मास डिफेक्ट डायरेक्टली लिख दिया। कैसे कैलकुलेट किया होगा? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तरीका बताया, 8 प्रोटॉन 8 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन यानी Z इनटू Mp प्लस वो भी 8 ही है, 8 इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। कैसे निकालेंगे? अगर एटॉमिक मास पता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का मास सेपरेट कर देंगे। 8 इलेक्ट्रॉन का मास सेपरेट कर दिया, मास ऑफ न्यूक्लियस, वो इतना आया U में। अब इस U को सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई किया, एनर्जी में 127.5 MeV अपॉन C स्क्वायर। इतनी एनर्जी अगर उसको तुम दोगे तो सारे कंस्टिट्यूएंट्स अलग हो जाएंगे। और जैसा अभी मैं तुमसे कह रहा था, स्टेबिलिटी का जांचने का क्राइटेरिया ये वाली एनर्जी नहीं है। अगर मैं इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दूं, वो है रीजन समझो। प्रैक्टिकल एग्जांपल से, कोई मूर्ति अगर खंडित हो गई, उंगली टूट गई उसकी, तो बोलेंगे अब इस मूर्ति की पूजा नहीं होगी, ये खंडित हो गई। यानी खाली उंगली टूटी है, बाकी मूर्ति साबित है, साबुत है, दोनों वर्ड यूज होते हैं, साबित साबुत, तो भी वो इनवैलिड हो गई। इसका मतलब किसी बिल्डिंग में से एक ईंट निकल के तो बोलेंगे खंडर है, किसी कोचिंग में से एक टीचर छोड़ के चले गया तो बोलेंगे अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी एक से तय हो रही है। किसी एलिमेंट में से, किसी न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन निकल जाए बस, तो हम बोलेंगे वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। एक न्यूक्लियन निकल गया, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्टार मार्क करके लिखोगे मेन में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन determines binding energy per nucleon determines the stability of a nucleus. Binding energy per nucleon determines the stability of nucleus, and it is given as average energy per nucleon. It is given as average energy per nucleon needed to separate average energy per nucleon. क्या लिखा हुआ है? Average energy per nucleon needed to separate a nucleus. बस separate a nucleus लिखना काफी है, आगे की डिटेल नहीं चाहिए। तो तुमने बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को समझा। ये ग्राफ है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, हर बोर्ड में लगभग हर साल पूछ लेते हैं। यानी इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द टिपिकल ग्राफ। तुम घर से इसको एक बार पढ़ के आना चाहो तो आ सकते हो एनसीईआरटी से, समझ में ज्यादा अच्छा आ जाएगा। अभी सुनो ध्यान से, अभी क्लास खत्म नहीं हुई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वेरिएशन है, एनसीईआरटी में गलत लिखा, बिल्डिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वेरिएशन मास नंबर के साथ। कुछ पीक है इसमें, हीलियम पीक पर है, कार्बन पीक पर है, ऑक्सीजन पीक पर है, वो अपने नेबरहुड में ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल है टॉप पर Fe26 56 पेरिस। उसके बाद यूरेनियम में स्टेबिलिटी फिर कम होने लगती है, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं आपके। तो इससे हम बहुत सारे फैक्ट्स पता करते हैं, ग्राफ से लिखते हैं बहुत सारी बातें, वो हमें समझना है।
अब एक काम की बात समझो, करेंटली अभी अभी तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं पूरी बात बता रहा हूं, समझो और उसको अपने खुद के जीवन में भी महसूस करने की कोशिश करो। आज दिन के बाद जब मैं 3 बजे आया फिजिक्स लैब में खाना खाने के बाद, तो मेरी ये हालत हो गई, जुकाम, छींकें, गले में इरिटेशन चालू हो गया, मे बी सम टाइप ऑफ एलर्जी, और मैं काफी परेशान हो गया था 6 बजे तक, 7 बजे तक। यहां पर भी जब आया था तो तुम्हें हालत पता है क्या थी। और अभी देखो, आधी क्लास निकलने के बाद मेरे को बुखार भी लग रहा था, पर एट प्रेजेंट मैं 100% ओके हूं। तो कहां से एनर्जी आई? तुम्हारी एनर्जी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है, यानी ये एक्सपीरियंस रिपीट हुआ है, क्योंकि मैं अपनी पसंद का काम कर रहा हूं। ठीक है, जब भी तुम अपनी पसंद का काम कर रहे होंगे तो तुम्हारी बीमारी